हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज इट? ये एक थियरी है बेटा जी, जो कि अब थियरी नहीं है। हाइपोथेसिस वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, सब मानते हैं। ठीक है, प्रूवन है ये। ठीक है, इसको क्यों दिया गया था? सबसे पहली बात, इसको ये एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी एग्जैक्टली सिंथेसाइज होता कैसे है। ठीक है, अब एटीपी सिंथेसिस ऐसे नहीं होता है। आपको एटीपी सिंथेसिस करवाने के लिए प्रोटोन ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोटोन ग्रेडियंट? नाउ ग्रेडियंट माने डिफरेंस एंड प्रोटोन माने आप जानते हैं। तो आपको दो ऐसी जगह है, यहाँ पे एक जगह पे आप प्रोटोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे, दूसरी जगह पे आप प्रोटोन का कंसंट्रेशन कम कर देंगे, और यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है और कहीं पे कोई चीज़ कम है। नाउ जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होती है वो हाइयर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया जाने लग जाती है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं। बस मैंने पॉइंट्स में डाल दिया है, एनसीईआरटी ने पैराग्राफ में दे रखी है, बाकी एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है, ओके। हमने क्या बोला? एटीपी सिंथेसिस करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटोन ग्रेडियंट। और प्रोटोन ग्रेडियंट आप कैसे बनाएंगे? कोई मेम्ब्रेन होगी ऑफकोर्स, मेम्ब्रेन के इधर आप ज़्यादा करेंगे, इधर आप कम करेंगे, इधर कम या इधर ज़्यादा करेंगे। मेम्ब्रेन कौन सी है बेटा जी? मेम्ब्रेन है आपकी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इज एग्जैक्टली एक्टिंग एज ए मेम्ब्रेन, जिसके आजू बाजू में आप प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने वाले हैं। इतना डन, आगे बढ़े। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि प्रोटोन इकट्ठे होने लग जाते हैं। किधर? ल्यूमेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो दिस इज योर मेम्ब्रेन, और ये है मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में प्रोटॉन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जब आप केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस करते हो या जब आप क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसिस करवाते हो, तो कहाँ पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है? ल्यूमेन में। क्लोरोप्लास्ट की जब बात करोगे तो ल्यूमेन में होता है। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला है, किसका? ईटीएस का। ईटीएस में अगर आपको याद हो तो आप प्रोटोन का कंसंट्रेशन इधर करते हो, किधर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो रेस्पिरेशन के अंदर प्रोटॉन्स कहाँ अक्यूमुलेट होते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ अक्यूमुलेट होते हैं? ल्यूमेन के अंदर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो एक जगह पे नोट कर सकते हैं दोनों चीज़ें, कि कहाँ पे ईटीएस और केमिओस्मोसिस में सॉरी कहाँ पे प्रोटॉन्स इकट्ठे हुए हैं। इतना डन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपने बोला कि प्रोटोन हम कहीं पे ज़्यादा करेंगे और कहीं पे हम कम कर देंगे। ये ज़्यादा कम हवा में तो हो नहीं रहा भैया, ऑब्वियस। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें तो होगी जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन कम। वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, वाटर स्प्लिटिंग। ठीक है, इन्होंने ऐसे बोला है, जैसे ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली कहानी है, करेक्ट ना? जहाँ पे अगर आपको याद हो तो PS2 होता है, PS2 के ऊपर लाइट गिरती है 680 की, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठता है, और इलेक्ट्रॉन उठाता है कौन? देता है तुम्हारा फियोफाइटिन। फिर फियोफाइटिन वो इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को, फिर प्लास्टोक्विनोल क्विनोल में कन्वर्ट होता है, फिर वो साइटोक्रोम B6F को दिया जाता है, फिर प्लास्टोसाइनिन को दिया जाता है, फिर फेरोडॉक्सिन को, फिर FNR उसको NADPH बना देता है। करेक्ट, आपको अच्छे से याद है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, जब यहाँ पे लाइट गिरती है बेटा, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मैग्नीशियम का। अब ये इलेक्ट्रॉन ना मैग्नीशियम को Mg के फॉर्म में ही रहने का है। अगर ये इलेक्ट्रॉन उड़ा के ऊपर दे देगा तो Mg2+ हो जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको इलेक्ट्रॉन ना वापस देने पड़ते हैं। वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पे अंदर की इनर मेम्ब्रेन की तरफ तुमने एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स लगा रखा है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, कहाँ लगा रखा है? इनर मेम्ब्रेन पे। थाइलेकॉइड की अंदर की मेम्ब्रेन पे क्या एसोसिएटेड है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स माने जहाँ पे पानी टूट रहा है। तो यू हैव वाटर हियर, दिस वाटर इज गोइंग टू स्प्लिट डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज फोटोलिसिस हो रहा है। तो यहाँ पे बनेंगे ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप दे दो भाई साहब मैग्नीशियम को, जो पागल हो रहा था उसको। ठीक है, ऑक्सीजन हम उड़ा देंगे भाई। प्रोटॉन का क्या करें? प्रोटॉन को यहाँ इनर मेम्ब्रेन से तुम पंप कर देते हो ल्यूमेन के अंदर। तो पहला तरीका जिससे हमने ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है वो है पानी का टूटना। हम ओवरऑल क्या करने वाले हैं? यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे, दैट इज ल्यूमेन में ज़्यादा करेंगे, और स्ट्रोमा में कम करने वाले हैं। सो ल्यूमेन में यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रोटॉन कंसंट्रेशन एंड स्ट्रोमा में यू आर गोइंग टू डिक्रीज द प्रोटॉन कंसंट्रेशन। आई होप दैट इज क्लियर। तो अब एनसीईआरटी का पॉइंट वापस पढ़ते हैं। क्या बोला इसने?
वाटर स्प्लिटिंग टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पानी टूटा, प्रोटोन बने, इलेक्ट्रॉन बने एंड ऑक्सीजन बना। प्रोटॉन्स कहाँ अक्यूमुलेट हो जाएंगे? थाइलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर। ठीक, आगे बात करते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला है एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द पीएस, जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से मूव करते हैं, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो प्रोटॉन्स को हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन located toward the outer side of the membrane transfer its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier। मेरी बात ध्यान से सुनना। इन्होंने ऐसे बोला है कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोटॉन्स भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। आप यहाँ क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन किसने उठाए थे? व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर? फियोफाइटिन, करेक्ट। फियोफाइटिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। फिर फियोफाइटिन किसको देता है इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन के साथ में ऐसे समझ लो एक दिक्कत ही है भाई कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो ये साथ में प्रोटॉन भी उठाता है, तो ये यहाँ से स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठा लेगा। अब ये प्लास्टोक्विनोल रिड्यूस होके क्या बन गया? प्लास्टोक्विनोल, PQH2। इस PQH2 के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। इतना क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला है? स्ट्रोमा से जब इलेक्ट्रॉन आप आगे देते हो तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन भी पास करता है। बिल्कुल सही बात बोली। प्रोटॉन लाके तुमने किसको दे दिया? PQ को, और PQ क्या बन गया? PQH2। ये देखो, इसने बोला एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू PS, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमने अभी बात करी कि प्रोटॉन्स पास हो रहे। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है दैट इज योर फियोफाइटिन, ठीक है, जो मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है बाहर, ठीक है, जो बाहर प्रेजेंट है, आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है यूजुअली, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, हाइड्रोजन कैरियर है। किसके बारे में बात हो रही है? प्लास्टोक्विनोन के बारे में। इन्होंने बोला है कि प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, एक प्रोटॉन कैरियर है। तुमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको दिए? फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन किसको देने थे? प्लास्टोक्विनोन को। लेकिन प्लास्टोक्विनोन का दिक्कत क्या है भाई? मैं इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं तो प्रोटॉन लेके जाऊँगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ना होने के बावजूद एक प्रोटॉन कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। तो तुम्हारे प्राइमरी एक्सेप्टर ने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिए? एक हाइड्रोजन कैरियर को, जो इलेक्ट्रॉन के साथ में हाइड्रोजन भी उठाएगा और प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना डन? ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई? क्या लिखी हुई यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बट टू एन प्रोटोन कैरियर। हेंस दिस मॉलिक्यूल्स रिमूव्स द प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन भी उठाएगा। ये तभी इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा जब इसको प्रोटॉन दोगे तुम। मतलब ये केवल प्रोटॉन लेके नहीं बैठता, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन लेके नहीं बैठता है, प्रोटॉन भी साथ में लेगा। तो तुमने इसको इलेक्ट्रॉन तो दे दिया लेकिन ये प्रोटॉन भी उठाता है और बन जाता है PQH2। अब PQH2 आगे इसको देगा साइटोक्रोम B6F को, क्योंकि इसको ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटॉन की, तो ये इसको देता है। लेकिन साइटोक्रोम B6F ये प्रोटॉन कैरियर नहीं है। इसने बोला भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मेरे को प्रोटॉन नहीं चाहिए, तो इसने बोला क्या करें? फेंक दो। तो ये जब इसको प्रोटॉन देता है, क्योंकि साइटोक्रोम B6F को प्रोटॉन नहीं चाहिए, तो ये प्रोटॉन उठा के फेंक देता है। किधर? ल्यूमेन के अंदर। तो पहला प्रोटॉन किसने फेंका? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने। दूसरा प्रोटॉन किसने फेंका? PQ ने फेंकवाया किससे? साइटोक्रोम B6F से। और ये बार बार होता है, जितनी बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे उतनी बार यहाँ पे प्रोटॉन फेंके जाएंगे। तो ऐसा लगेगा जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक प्रोटॉन पंप लगा दिया है हमने, जो बार बार प्रोटॉन को पंप किए जा रहा है। इतना समझ में आया? वापस बढ़े। तो इसने क्या बोला? Hence this molecule removes the proton from the stroma while transporting an electron। ये प्लास्टोक्विनोन की बात हो रही है। When this molecule passes on its electron to the electron carrier, अब इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे रहा है। What is that electron carrier? साइटोक्रोम B6F on the inner side of the membrane। ध्यान रखना है inner side of the membrane। बेटा लोकेशन देखना, तुमको दिख रहा है साइटोक्रोम B6F अंदर है, ठीक है। फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर बाहर था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द प्रोटोन इज रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो साइटोक्रोम B6 ने प्रोटोन अंदर साइड में रिलीज कर दिया। इतना डन। आगे क्या करें? आगे सुनो। अब दो तरीके थे जिससे हमने प्रोटोन को यहाँ फेंक दिया। पहला तो हमारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने फेंका, दूसरा हमारा ये प्रोटोन पंप ने फेंक दिया। अब ना कोई और तरीका नहीं है जिससे हम यहाँ पे प्रोटोन फेंक सके। तो प्रोटोन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ाने का ये दो ही तरीके थे। अगर तुम यहाँ नहीं बढ़ा सकते तो अगला स्टेप क्या कर सकते हैं? यहाँ कम कर दो भाई। कम करने का तरीका है अपने पास। तो कैसे करते हैं? इसने इलेक्ट्रॉन दिए प्लास्टोसाइनिन को,
प्लास्टोसाइनिन ने दिए तुम्हारे PS1 को, ये देता है फेरोडॉक्सिन को। फिर यहाँ पे बैठा है एक एंजाइम जिसका नाम है FNR, NADP रिडक्टेज। वो NADP प्लस के साथ में H प्लस कंबाइन करता है। H प्लस कहाँ से आया? स्ट्रोमा से उठाया। तो ये H प्लस ये स्ट्रोमा से उठाता है, और स्ट्रोमा से अगर तुम H प्लस उठा दोगे तो स्ट्रोमा के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा जी? कम। और कम होके इसने क्या बना दिया? NADPH। क्लियर? तो ओवरऑल तुमने दो तरीके से यहाँ प्रोटोन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है और एक तरीके से प्रोटोन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम कर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोटोन ज़्यादा हो गए ल्यूमन में और स्ट्रोमा में प्रोटोन कम हो गए। इतना डन। ये वाली बात पढ़ ले। इन्होंने बोला है NADP रिडक्टेज एंजाइम, FNR की बात हो रही है, इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सी चीज़ स्ट्रोमा साइड में है, कौन सी इनर साइड में है, कौन सी आउटर साइड में है। तो कहाँ लोकेट है वो? स्ट्रोमा साइड में मेम्ब्रेन के। अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन दैट इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन तो हमने इसको दिए ही हैं, ठीक है। ये क्या करता है? H प्लस आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। तो ऐसा नहीं है, ये NADP प्लस के साथ में तुमने प्रोटोन कंबाइन कराया तो हम इलेक्ट्रॉन भी कंबाइन करेंगे, और ये तीनों कंबाइन करके हम क्या बना देंगे? NADPH। इतना दिन। दीज प्रोटोन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा। ये प्रोटोन भी तुमने कहाँ से उठाए? स्ट्रोमा से। तो कम हो गया ना स्ट्रोमा के अंदर, करेक्ट। फिर इन्होंने बोला हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटोन का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम हो गया और ल्यूमन में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से इस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम। तो एक क्या क्रिएट हो गया? प्रोटोन ग्रेडियंट। कहाँ क्रिएट हुआ? अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसकी pH में भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो pH क्या हो गई? कम। यहाँ पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन कम है तो pH क्या हो गई? ज़्यादा। pH का डिफरेंस आया, ये रहा, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। ये आप प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट क्यों कर रहे हो? आपको यहाँ प्रोटोन ज़्यादा और यहाँ प्रोटोन कम क्यों करने का है? ठीक है, क्योंकि जब हम ATP बनाएंगे तो हम इसी प्रोटोन ग्रेडियंट को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, सुनो मेरी बात। इन्होंने बोला है ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड टू सिंथेसिस ऑफ ATP। जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तो ATP सिंथेसिस होगा। ग्रेडियंट टूटेगा कैसे? देखो, प्रोटोन यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाइयर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। ये जो आपका CF नोड F1 पार्टिकल है, इसमें दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें से प्रोटोन पास करते हैं, ये चैनल की तरह बिहेव करता है। जब प्रोटोन यहाँ से पास करेंगे तो जो ATP सिंथेज है, ये गोला वाला जो है जिसको आप CF1 बोल रहे हो, ये खुद ही एक एंजाइम है ATP सिंथेज। ये घूमता है, इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और इसके घूमने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। ये तभी घूमेगा जब प्रोटोन निकलेगा इधर से। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ वैसे ही ये बाहर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बना देता है। वापस सुनो, दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में प्रोटोन वापस तुम मूव करवा रहे हो। कैसे? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF नोड। CF नोड का ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ये मेम्ब्रेन चैनल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। ATP सिंथेज, इसमें क्या है? दो चीज़ें, CF नोड एंड CF1। याद रख लेना, CF नोड इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में धंसा पड़ा है। किसकी तरह एक्ट करता है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह, जिसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है मेम्ब्रेन का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आधी बच्चों को पता भी नहीं होती कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है इधर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन माने मतलब तुम ATP नहीं यूज़ कर रहे हो, बस यू आर यूजिंग अ प्रोटीन, क्योंकि वो जा नहीं पा रहा है बेचारा, तो तुमने उसको फैसिलिटेट कर दिया एक प्रोटीन देके कि भाई साहब ले, मैंने तेरे को एक गाड़ी दे दी, वो गाड़ी में बैठ के चला जा, पैसा मेरे पास नहीं है। ऐसे वाले सीन है। इतना डन। CF1 क्या है? बाहर प्रोट्रूड कर रहा है, बाहर की मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, किसको फेस कर रहा है? स्ट्रोमा को फेस कर रहा है। इतना डन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ चुका है। केमियोस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए? पहली चीज़ मेम्ब्रेन चाहिए भाई साहब। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही तो करोगे तुम सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ एक प्रोटोन पंप चाहिए। तीसरी चीज़ एक प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए कि भाई साहब यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम। और चौथी चीज़ एक एंजाइम चाहिए, दैट इज़ ATP सिंथेज। यहाँ ऑप्शन में आपको ATP सिंथेज की जगह NADP सिंथेज दे देगा, वो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। इस ग्रेडियंट को जब तोड़ा जाता है तो इतनी एनर्जी होती है जिसकी वजह से कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं CF1 में। घूमता है वो एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और वो एंजाइम बहुत सारे ATP बना के दे देगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटोन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडियंट ऑफ इंक्रीज प्रोटोन कंसंट्रेशन विद इन थाइलाकॉइड ल्यूमन।
ठीक है. ATP synthase is a channel that allows diffusion of H plus back across the membrane. This releases enough energy to activate synthase enzyme. ये आया, एनर्जी रिलीज हो गई, तुमने ATP बना लिया. ठीक है. फिर बोला along with NADPH and ATP, ठीक है, दैट आर प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इमीडिएटली इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शन. ये जो भी आपने ATP NADPH यूज़ करा है उसको आप आगे जाके ये तो क्या चल रहा है, लाइट रिएक्शन चल रहा है ना. लाइट रिएक्शन में तुमने क्या बना दिया है, NADPH और ATP. इसको हम यूज़ करके क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन, दैट इज़ आप रिडक्शन करेंगे CO2 का. तो बायोसिंथेटिक रिएक्शन आप आगे करवा सकते हैं. इतना क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर है. ये वाला पॉइंट क्लियर है ना. एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटोन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडियंट. ठीक है, तो ग्रेडियंट वगैरह क्रिएट करने के लिए एनर्जी लग रही है. ग्रेडियंट के लिए एनर्जी लग रही है भाई साहब. आपने यहाँ पे जब प्रोटोन फेंका था तो आपने लाइट एनर्जी यूज़ करी है, फोटोलिसिस हुआ है, तो यहाँ एनर्जी लग रही है. इससे कंफ्यूज मत होना कि अभी तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला था, तो डिफ्यूजन में तो एनर्जी यूज़ ही नहीं होती, ये अलग चीज़ है. यहाँ से निकलने को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला, इसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही. एनर्जी कैसे यूज़ होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर यूज़ हो रहा है. इसको कंफ्यूज मत करना. ये जो यहाँ पे एनर्जी वाली बात इन्होंने दे रखी है ना, वो वाली बात है यार. यहाँ पे शुरुआत में तो एनर्जी लगी है ना हमको, ये राइट एनर्जी की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है. ठीक है, डन. तो मैंने केमी ऑस्मोसिस समझा दिया. आई होप आपको क्लियर हो जाए. कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट डाउन ऑफ कोर्स. ठीक है, थैंक यू.